बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इस नावल की छठी किस्त स्टार्ट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस किस्त को। नहीं इब्ताज आलम, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी। इसके दिल में खौफ उभरा था। जो कुछ इसने किया था, अगर वो सबके सामने आ जाता तो वो क्या होगा। बेचैनी से पहले बदलते हुए आगे का सोचने लगी थी। सुबह इसकी आंख बोझ दिल के साथ हुई थी। रात भर रोते रोते कब से इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इसने उठकर बालकनी की जानब देखा, मगर वो हारी थी। बालकनी का पूरा कमरा खाली था, आलम कहीं नहीं था। बेड पर इसका ड्रेस रखा था। सर झटकते हुए अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो अंसा इसकी मुंतजिर थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा। अंसा भाई, अब रिश्ता बदला है तो इसी अंदाज में पुकारूंगी ना मैं तुम्हें। हाँ, क्या हुआ, मूड खराब है? इसके वजह चेहरे को देख वो पूछे बिना नहीं रह सकती। ऐसा कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। और एक काम करते हैं, नीचे चलकर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बाद तो मेडिसिन ले लेना, नहीं तो सफ़र का फिर मुश्किल हो जाएगा। सफ़र? हाँ ना, अब हम यहाँ कराची में थोड़ी रह सकते हैं। हवेली वापस जाना है, आज दोपहर में निकलेंगे। ये बात तो इसके जहन से बिल्कुल निकल गई थी। अंसा के साथ वो नीचे आई और ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। थोड़ी देर बाद वाजिर इन दोनों को लेने आया था। आलम कहाँ है वो नहीं जानती थी ना इसने पूछने की कोशिश की। अच्छा ही था वो जो सामने नहीं है, वरना गुस्सा एक बार फिर इसे अपनी लपट में ले लेता। घर आकर सबसे मिली थी। इस पूरे दौरान आलम कहाँ था वो नहीं जानती थी। लंच के बाद सबसे अलविदा लेते वक्त गाड़ी में आ बैठी। बाहर बाई एयरपोर्ट बाई एयर इस्लामाबाद और फिर वहां से सीधा सईदपुर। अपने ख्याल रखना, अपना दिल वसी करना, इब्ताज आलम को माफ करने की कोशिश करना। माही के सर पर हाथ रखते यशु ने इसे समझाया तो इसने हैरत से अपने बाबा को देखा। क्या वह सब जान गए हैं? मोहब्बत करना गलत नहीं होता माही। मोहब्बत करने से कोई बदकार नहीं हो जाता। बात नीयत की होती है। बहुत आस्तीगी से उसे समझा रहे थे और वह दम साधा इनकी बात सुन रही थी। और पहला बारा आखिर बार एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की एक नए सफर की जानब बढ़ी थी। वो सुबह की फ्लाइट से वापस हवेली आ चुका था। रात इसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब थी। वो किसी को भी अपने हवाले से परेशान नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी मजबूरी बताते वो इस्लामाबाद आ गया, फिर वहां से सीधा हवेली। शाम तक वो हवेली आने वाली थी। इसके कमरे को नए सिरे से तैयार किया गया था। अपने बैग अनबैग करते इसने नजर माही की तस्वीर पड़ी। तस्वीर आलम ने तब ली थी जब वो शिल्डे के नीचे खड़े आसमान से गिरती बर्फ को दिख रही थी। तस्वीर के साथ इसने अपने एहसास भी लिखे थे। मैं इस एहसास को कैसे बयान करूं? जिस लम्हे मैंने तुम्हें देखा, ये इस तरह की मोहब्बत है जो आसमान से उतारी जाती है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी सोचें हैं। मैं छिपाने की कोशिश नहीं करता वो मोहब्बत जो वक्त के अंदर कहीं छुप जाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट सर्दियों में नरम गरम सुकून दे है, जो मेरी सर्द आंखों में छूती है। दुनिया बर्फ में ढकी हुई है और मैं बगैर हिचकिचाहट तुम पर एहसार करने लगा हूँ। मेरा सब प्यारा तुम्हारा है। ये लम्हा क्रिस्टल की तरह शफाफ और वाजिया है। वक्त और लोगों के समंदर में तुम जानती हो ये होना है। रोशनी के साथ मेरा तुम्हारी तरफ बढ़ना, सितारे मेरे साथ हम सफ़र हैं इसी शफा मोहब्बत के संग। माजी, हाल और मेरा मुस्तकबिल, मेरी ख्वाहिश सिर्फ तुम हो। फ्री इस्लाम। तस्वीर वापस से बैग में रखते हुए खिड़की में आकर खड़ा हुआ। वो लोग कभी भी यहाँ आने वाले थे, ये सोच ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। गाड़ी सईदपुर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। हर कोई इनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पहले से मौजूद था। गाड़ी हवेली के हदूद में जैसे ही दाखिल हुई, चारों तरफ से पूरे इनकी गाड़ी पर निछावर किए जाने लगे। ऐसा इस्तकबाल तो मेरा भी नहीं हुआ था। अंसा की सरगोशी पर माहा ने खिड़की से बाहर देखा। वो इन लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पे खड़ा था। डार्क ब्राउन शलवार कमीज पर इसने क्रीम कलर की शाल ओढ़ी हुई थी। बाल हमेशा की तरह सेट थे। माहा के दिल ने एक बेर मिस की थी। हाँ, सिया से नजरें ही नहीं हट रही मैडम की। आंसू की आवाज पर एकदम से होश में आई थी। अपने बेहतर पर दिल की दो रख के अपने दिल को लगाए। सबके साथ अंदर दाखिल होते हुए अचानक ही इसके बराबर आया था। बस्ती रंग का फ्रॉक पहने वो बिल्कुल सादे सी थी। वो तसी सी रस्मों के बलवारा हर सब को इस पर तरस आ गया जब ये अंसा और पश्मीना इसे लिए ऊपर आलम के कमरे में आई। चलो दुल्हन, अब हमारी जाने का वक्त हो रहा है। अंसा इसे तंग करने से बिल्कुल बात नहीं आ रही थी। वह बहुत सरल लागी। कमरा बहुत नफासे से सजा था। बेड के बिल्कुल सामने बड़े से फ्रेम में इब्ताज आलम की तस्वीर अवैजा थी। वो बेहतर इस तस्वीर को देखने लगी। शोहर पास है लेकिन इससे रुख मोड़ा। इस तस्वीर को देखना ये गलत बात नहीं है मिसेस इब्ताज आलम। इसकी अचानक वहाँ बता चुमक पलटी। तरीका नहीं आता आपको रूम में आने का? किसी के रूम में आने से पहले नॉक किए जाते हैं, फौरन से चाहिए। लेकिन अपने कमरे में आते ही कौन नॉक करता है?
बेड पर उसके बराबर बैठते हुए मासूम से अंदाजे के तरह से सांस देने लगा था। अच्छा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? इस तस्वीर में सब तो बहुत तारीफ कर रहे थे। सच बताओ कैसा लग रहा हूँ? आलम के चेहरे को देखते इसने संजीदगी से पूछा था, जिस पर इसने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे इस दिन लगे थे, बेरहम, शफाक, बेहिस। इसने अपने के एक लफ्ज पर जोर दिया था। हाँ ठीक कहा, तो एक काम करते हैं ना। बेड चलते इसने आहिस्ता से अपने कदम माही की जान बढ़ाए, जिस पर इसने न समझी से देखा। इसी करीब आते आलम ने बेहतर ही इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी जानब खींचा था। माहा ने अपने हाथ एकदम ही इसकी सीने पर रखे। ये क्या बेहूदी है आलम, छोड़े। अपनी कमर पर इसकी गिरफ्त मजबूत होता पाव सख्त मजामत कर रही थी। शी स्टिल स्टिल माहिल। इसकी सरगोशी पर वो ठहरेगी। अब देखो मेरी तरफ कैसा लग रहा हूँ मैं? इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए वह शर्मीली से ऐसे पूछ रहा था। मुझे नहीं पता, छोड़े मुझे। माही आलम ने इसे मजीद अपने करीब किया, इतना करीब कि माही की सांसें थमी थी। क्या इस चेहरे पर तुम्हें अफसोस, शर्म, पछतावा, तकलीफ कुछ नजर नहीं आ रहा? सुरमई आंखें इसके चेहरे पर गाड़े हुए एक लफ्ज पर जोर देकर इससे पूछा था, मेरा हाथ छोड़ दे। इसकी बातों को नजरअंदाज करते इसने एक बार फिर अपना हाथ छुड़वाना चाहा था, मगर मुकाबले की गिरफ्त मजबूत थी। ना मैं पहले तुम्हारे काबिल था ना अब हूँ। छोड़ना चाहो तो छोड़कर चली जाना, लेकिन मेरी मौत के बाद, क्योंकि अब ये जिंदगी ताज आलम पर मेजबान नहीं। एक झटके से इसका हाथ छोड़ते हुए इसके अपने से निकलता चला गया और वो इसकी लफ्ज़ों में उलझती पत्थर हो गई थी। वो रात की हवेली में दाखिल हुआ तो पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। माही की आंखों में अपने लिए बेरहमी देखते और दिल दर्द तड़पा था। न जाने कब ये दूरियां खत्म होगी। इसका दिल इसका साथ छोड़ने लगा था। वो ऊपर सीधा अपने कमरे की जानब आया। इसके कमरे की लाइट शांत थी। इसे हैरत हुई, घड़ी रात के 3 बजा रही थी। वो सोचते से दरवाजा थोड़ा सा दूर खड़े होते खटखटाया गया। खटक करते ही इसकी कमरे की लाइट ऑफ हुई थी। आगे बढ़ते कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में गहरा अंधेरा था और माही बेड पर गहरी नींद में गुम थी। बेहदार इसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। दिल पर छाई बेजारी विंटर में हवा आई थी। फ्रेश होकर चेंज करते हुए बेड पर माही के बराबर में लेटा था और जो आंखें बंद की सोने का टांग कर रही थी। आलम के इतने करीब होने पर इसकी जान हवा आई थी। इतनी जल्दी सो गई माही? आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। दांत तले दांत तले दबाए आलम ने मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। अपना तकिया मजीद इसे करीब करते सुकून से लेटा था। आज 5 सालों में पहली बार इतना पुरसुकून हुआ था। महबूब पहले में था, इसके अलावा इसे और क्या चाहिए था? इसके दोबारा से एक नज़र माही पर डाली और फिर आस्था से इस हाथ की मदद से इसका सर उठाता, अपने बाजू पर इसका सर के नीचे से गुजारता। अब माही का सर इसके हाथ में था। मजीद अपने करीब करते हुए अपनी हसार में लेता आंखें मूंद गया और वो आंखें मूंद आलम की सांसों की तपिश अपनी पेशानी पे महसूस कर रही थी। आलम कैसे अचानक जाने पर वो परेशान हो गई थी। उसके इंतजार में जागती हुई बेचैनी थी और फिर वो आ गया था। वो नहीं चाहती थी कि आलम को पता लगे कि वो इसके लिए जाग रही थी। इसलिए सोती बन गई। ये खेल इस पर ही भारी पड़ा था। इसके हसार में कैद वो आंखें मूंदे लेटी गहरी नींद में कब गई इसे एहसास तक नहीं हुआ। वो गहरी नींद में थी जब अचानक किसी खटक की आवाज से इसकी नींद में बुरी तरह खलल डाला। मंदली आंखें खोलकर समझने की कोशिश की थी क्या हुआ क्या है। घड़ी पर नजर पड़ी तो एक झटके लगाता इसे। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। घड़ी से नजर हटाते इसने अपने पहलू में देखा तो आलम को बेखबर सोते पाया। या अल्लाह, मैं कैसे इतनी देर सोगी? आलम का हाथ फोत पर से हटाते हुए तेजी से उठी थी। ससुराल में पहला दिन था और वो पहले ही दिन लेट होगी। अलमारी से ड्रेस निकाला, जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई। शोर की आवाज पर आलम ने सड़े मुंह के साथ आंखें खोलकर मोबाइल देखा और इससे भी माही की तरह झटका लगा था। वो कैसे इतनी देर सो गया से हैरत हुई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई थी। इसका मतलब माहा अंदर थी। एक सुकून सा इसके दिल में सरात कर गया। उठकर अलमारी तक आया और अपने कपड़े निकालने लगा। तभी वहां नहाकर बाहर आई। पीछ कर के जॉर्जेट फ्रॉक मैंने वो काफी खुली खुली लग रही थी। आलम इसे बस देखता रह गया। इसकी नजरों से कंफ्यूज होती हुई वो ड्रेसिंग टेबल तक आई। इससे पहले माही की जानब बढ़ता दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर गहरा सांस भरकर रह गया। माही, आलम भैया जल्दी से नीचे आ जाए, सब वेट कर रहे हैं। माही ने जल्दी से दरवाजा खोला तो वहाँ पलवशें खड़ी थी। अपना दुपट्टा सर पर जमाते हुए पलवशें के साथ ही नीचे चली गई और उसके जानब आलम ने दांत पीसे थे। तेरे होने से है आलम में सवात मेरे, तू नहीं तो ये दुनिया बंजर लगती है। एक बार मुझे माफ कर दो माही, फिर हमेशा तुम्हें खुद में छुपा के रखूंगा। उससे कहते हुए कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हुआ। आज इन दोनों के वलीमे तकरीब थी। घर में मानो से बड़ा पड़ा था। स्टेज पर बैठी माही सब लड़कियों में गिरी हुई थी। मेरे ने इसे देखा और फिर अंदर जाते आलम को, इससे आलम से बात करनी थी। सबकी नजर से बचते हुए जाते वो अंदर आई।
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधा आलम के कमरे में दाखिल हुई और जो किसी काम से ऊपर आया था अपने कमरे में मीरा को देख से झटका लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? घबरा क्यों रहे हो आलम? किसी ने नहीं देखा मुझे? यहाँ से जाओ मीरा। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वह स्त्री मुस्कुराई। आलम ने इसे देखा, बिल्कुल भी नहीं बदली थी। तुम यहाँ मुझे धमकी देने आई हो? बिल्कुल भी नहीं, बस ये कहने आई हूँ जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। तुमने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मीरा मेरी माँ जैसी थी, वो आलम मेरी सकी माँ से ज्यादा इन्होंने मुझे प्यार दिया। तुम कैसे इनके साथ धोखा कर सकती हो? तुमने इनके दुश्मनों को माफ कर दिया। जिन लोगों को तुम दुश्मन कह रही हो तुम्हारे सके हैं। सके? हंसी थी, खोखली हंसी। एक गोद ली हुई लड़की को कौन सका नहीं होता? मैं बस ये कहने आई थी तुम इससे मुझसे नहीं बचा सकते। जैसे इस सब ने आरज़ू मम्मा की जिंदगी बर्बाद की, मैं इन सब की कर दूंगी। खासियत है तुम्हारी माही की। अगर इसकी जरा सी भी तकलीफ हुई ना मीरा, इस दिन मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी दोस्त हुआ करती थी। ये बात तो तुम भूल ही चुके हो जब से वो माही तुम्हारी जिंदगी में आई है। इसने हमेशा यही तो किया है, जो जो मेरे करीब होता है इसे मुझसे दूर कर देती है। वो माही हद से ज्यादा भगवान थी। इसके अंदर सवाए जहर के और कुछ नहीं था। नफरत इतना मत करो कि मेरी तरह पछताना पड़े। तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो लेकिन मैं नहीं। अगर तुम चाहते हो ना कि माही को कुछ ना हो तो मैं यशम यूसुफ जई को बर्बाद करने में मेरा साथ देना होगा आलम। बिलाखिर इसने कह ही दिया। मुझे अफसोस है कि तुम भी इतनी गड़ी हुई गड्ढे में गिरी हो जिसमें कभी मैं गिरा था। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो निकल आई, नुकसान उठाया मगर बच गया। अभी वक्त है, खुद को बचा लो। ये ना हो एक और आरजू पैदा हो जो इसकी तरह सब बर्बाद कर दे। तो ताज आलम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके बारे में बकवास करने की? इसने गुस्से से आलम के गर्दन पकड़ा कि वो मेरी माँ थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इनसे मोहब्बत है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। तुम्हें इनसे मोहब्बत नहीं थी, ना इन्हें कभी तुमसे मोहब्बत थी। यही हकीकत है, तुम मानो या नहीं। अपनी बकवास बंद करो। आई समझ और गुस्से से पागल हो रही थी। आलम ने अफसोस से देखा। आइंदा मेरे सामने मत आना मेरा, वरना मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत बता दूंगा। ये जो अच्छे इंसान का निकाब है ना, ये उतारो तो बड़ा पछताओगी तुम। अपना गुरबान इसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कमरे से निकलता चला गया और वह वहीं बुत बनी खड़ी रहेगी। आज का फंक्शन निहायत असनबी से अंजाम पाया था। वह सब इस वक्त लॉन्च में बैठे थे। आलम किन सोचों में गुम हो बैठा। पार्से के बीच में चुम कर होश में आया। माहा काफी देर से इसका ये अंदाज नोट कर रही थी। कुछ था जो इसे तंग कर रहा है, मगर क्या? कुछ नहीं बाबा, बस थक गया हूँ। हाँ तो जाओ तुम लोग आराम करो। वासिफ को शब्द बहर कहते हुए ऊपर कमरे में आ गया। मेरे को रद्दमन ने डरा कर रख दिया था। वह भी इसकी आग में जल रही थी जिसमें कभी वो जला था। अगर अब ये आग दोबारा उठी तो सबको जलाकर राख कर देगी। इस बार माही के साथ साथ अबान की जिंदगी भी बर्बाद होगी। 11 साल बढ़ते इसने अपने अंदर के एतराज को कम करने की भरपूर कोशिश की। ड्रेसिंग पर बैठी माहा शीशे से मुतासिर उसका ये परेशान अंदाज नोट कर रही थी। पूरा फंक्शन उसी तरह परेशान रहा था। इसका दिल किया वो इसे पूछे मगर अन्ना आड़े आ रही थी। मुझे देखने के पैसे नहीं लगते, चुप चुप कर देखना बंद करो। आने की बात से बुरी तरह शर्मिंदा होते हुए बुखलाई। इतना कोई हीरे नहीं है जो आपको चुप कर देखूं। नाक सुकड़ कर कहते वो आकर बेड पे बैठी, जबकि वो अब खिड़की पर खड़ा था। माही तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया इन 5 सालों में। खामोशी को तोड़ती आलम की आवाज ने इसे मजबूर किया। मुझे नहीं पता, ना मैं जाना चाहती हूँ। तलही से जवाब देते हुए आंखें मूंद गई। काश वो इसे बता सकती कि इन 5 सालों में इसने एक लम्हा ऐसा नहीं गुजारा जिसमें आलम न हो। आलम ने नजर इसकी वजूद के देखा। सो मत माही, पैकिंग करो, हमें कल निकलना है सुबह। इसने धमाका किया। कहाँ जाना है? झटके से बहस उठी। हाँ नहीं वो आलम, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। ठीक है, तुम अंशु के साथ बैठ जाना। मजे से कहते हो अपना बैग उतारा, इसमें कपड़े रखने लगा। आप देखिए मेरी जान, मैं आपको देखूंगा तो काम कैसे करूंगा? वह साथ ही हो रहा था। बेहुदा बातें मत करें। क्वेश्चन खींच कर इसने आलम को मारा। मैं पूरा का पूरा बेहुदा इंसान हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बताने की जरूरत नहीं, सो रही हूँ मैं। इसे पैकिंग करते छोड़ वो खुद मुंह पर तकिया रखती आंखें मूंद गई। माही उठो, माही उठो, हमें निकलना है। अंसर की आवाज इसे कानों में पड़ रही थी। जैसे ख्वाब समझ इसने नजरअंदाज करते मजीद तकिए पर मुंह छिपाया। अंसर ने बेबसी से आलम को देखा। ये पहले इतनी ढीठ नहीं थी। आपसे शादी के बाद ये रंग दिखा रही है आलम भैया। अंसर के शुक्र पर वह साथ मुस्कुराया। माही कौन सी मुश्किल करके सोई हो? उठ भी जाओ यार। इसे हराते अंसर बेहाल हो गई थी जो सब कुछ बेचकर सोई पड़ी थी। माही, आलम भाई के लिए कोई अंग्रेज लड़की आई है, कह रही है वो आलम भाई की बीवी है।
आशा की बे पर की बात पर जहाँ आलम ने इसे घूरा था वही माही एक झटके से उठी थी। कौन आया है? नींद से बोझल आवाज। तुम्हारी सौतन, मुझे पहले ही पता था। जरूर वहाँ कोई अंग्रेज। फटर फटर चलती जुबान पर आलम को देखकर ब्रेक लगा था। फौर से दांतों तले जबान दबाई इसने गौर कर अंसा को देखा। उठ जाओ यार, जाना भी है। मेरी तो पैकिंग ही नहीं हुई। वो तो कब की होगी है। फ्रेश होकर फौरन से नीचे आओ। आलम भाई आप जरा बाजू के पास जाए ना, जब तक मैं आपकी बीवी को तैयार करती हूँ। अंसा की रिक्वेस्ट पर वो सर हिलाता बाहर चला गया। अंसा क्या बदतमीजी है यार, बता तो देती हूँ कमरे में है। इसे अपनी इस जबान पर गुस्सा आ रहा था। एक बात कहूँ माही, हाँ यार तू ना बदल गई है बहुत। वो कैसे उलझी थी। पहले मैं जब भी तुझे देखती थी ना, इन आंखों में वीरानी होती थी, चेहरे पर दुख की परछाइयां, ऐसा लगता था कि एक जिंदा लाश। मगर अब मैं तुझे देखती हूँ तो तेरी आंखों में मुझे चमक नजर आती है, चेहरे पर गुलाल रंग, और तेरे ये बदला बदला बहुत खूबसूरत है। मैं कोई चाहिए नहीं हूँ, गलत लग रहा है। अब देनी ही हो रही, नीचे चलो। चलो सर झटकते अपनी शाल लिए नीचे बढ़ गई, जहाँ सब इसके मुंतजर थे। एक खूबसूरत सफर का आगाज हुआ था। पलवशे आमरा बेगम को यूसुफ जई मेंशन छोड़े वो अपने आगे का सफर शुरू किया था। अच्छा हुआ आमरा तुम आ गई, घर में स्टान छाया हुआ था। अब कुछ रौनक होगी। अम्मू जान ने आमरा से मिलते पलवशे को गले लगाते हुए बोली थी। पलवशे के कॉलेज के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में अप्लाई करना था, मगर अम्मू जान और बेनिफिशियरी की वजह से वो मरी में इसका एडमिशन करने पर राजी हुए थे। अम्मू जान के मुताबिक बेटी की थी, अब दूसरी को इनके घर में रहने दें। चशम काम के सिलसिले में अक्सर कराची होता था, इसलिए बलवशे के साथ इसका अच्छा वक्त गुजरेगा। अम्मू जान को मासूम सी गुड़िया बहुत प्यारी लगी थी। आमरा एक हफ्ते यहाँ रहना और फिर आलम और बाजर वापसी पर इन्हें लेकर जाने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम आमरा आंटी। अबान के सलाम करने पर परवशा का गर्दन मोड़ कर पीछे देखा, जहाँ वो स्टील पर खड़ा था। सफेद रंग का कुर्ता शलवार पहने, माथे पर बिखरे बाल, खड़ा नकिश। वो यशम यूसुफजई से भी ज्यादा हैंडसम था। वो उसे बस देख करेगी। हेलो लिटिल गर्ल, अबान के मुखातब करने में वो खुशी हुई थी। हेलो अबान, ये देखो बलबच्चा मेरे पास रहने आई है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्ची, पढ़ाई का सब देखना। जो हुक्म हो। वैसे आमरा आंटी एक बात बताएं, ये कॉलेज जाते हुए वैसे तो नहीं रोएगी ना, जैसे बचपन में स्कूल जाते हुए रोती थी? जी नहीं, कभी नहीं रोती थी मैं, है ना मामा? उसके शरारती अंदाज पर नौठे अंदाज में बोली, जिस पर वो हंस पड़ा। जी जी, वो तो हमें पता है। पूरा स्कूल जमा हो जाता था कि हर बच्ची को कौन सा जुल्म हो रहा है। अब भी बाज नहीं था आ रहा था। अलबत्ता पश्मीने का बचपन तो अबान के सामने गुजरा था। इसे वो दोनों ही इतनी अजीज थी जितनी माँ ही। अम्मू जान आप इन्हें समझाए ना। अबान बुरी बात है। अम्मू जान की आंखें दिखाने पर वो हंस कर इनके पास बैठा था। मेरी वो आशा कहाँ है? बनवशे आमरा को अचानक ही मेरे पर ख्याल आया। आशा यहाँ अपनी दोस्त के घर की थी कि कल कह रही थी कि एक दिन रुकेगी और मीरब सो रही है। चलो अच्छे, वरना परदेश में अपनों से दूर बड़ा मुश्किल होता है। बस दिन की जो भी ऐसी, लेकिन इसका इरादा है 1-2 साल में मुस्तकिल पाकिस्तान आने का। बस फिर तय है कि तुम लोग सीतपुर वाले अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे अबान की शादी के बाद। बस दुआ करो बच्चे। अबू जान होले से मुस्कुराई थी। जिंदगी नॉर्मल टिकट पर चल रही थी। उठ गई आप बेटे। वो अपनी बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी कि अबान के आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। हाँ, कुछ देर पहले ही उठी हूँ, तो नीचे आ जाती। मैं सोचा था मगर नीचे हालांकि गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट? गेस्ट तो कोई नहीं आया। हाँ, अमरा आंटी पलवशे को छोड़ने आई है। छोड़ने मतलब? मामा और अमू जान को पलवशे बहुत अजीज है। इनकी ख्वाहिश पर पलवशे का यहाँ एडमिशन हुआ है, तो वो रोज ट्रेवल तो नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ रहेगी। मजीद सवालों से बचने के लिए वो एक ही बार में सारी तफसीली से बता गया, जिस पर वह सर हिला करेगी। वो अच्छा, हाँ इसलिए तुम कॉफ़ी कंप्लीट करके नीचे आ जाओ, मैं जाता हूँ। इसे कहा तो वह नीचे चला गया। उसके जाते ही मेरे के चेहरे के तासरात तब्दील हुए। दुश्मन की लौट को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, ये मुझे आज समझ आया। माही और अब ये पलवशे। आजू मामा, आपने ठीक नहीं किया जाकर। अब हर चीज़ मुझे कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बेटा तो आपसे बेवफाई कर चुका है। इसके लिए माँ से ज़्यादा वो लड़की अजीज है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्द मैं इन लोगों के इनकी असल मुकाम पर जाकर रहूँगी। आसमान की चारम देखते हैं, जैसे आरजू जो मुखातिब किया था। वो लोग मुकर्रर वक्त से पहले ही अपने होटल पहुंच चुके थे। आलम यहाँ पहली बार आया था, इसलिए बजर इसे पूरे रास्ता गाइड करता रहा था। जब माही ऐसे बैठी थी जैसे इस सब से इसका कोई लेना देना ही ना हो। चलो माही आ जाओ। माही को खड़ा देख अंसर ने इसे पुकारा तो इसकी तरफ बढ़ी थी, बिना एक नजर आलम को डाले। ऐसा लगता था जितना वो इस शख्स को देखेगी इतना ही दिल इसके लिए तड़पेगा। आलम ने फौरन इस तक आते इसका हाथ सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया था।
लड़ाई कमरे तक रहने दो प्लीज। इसके कान में सरगोशी करते हुए इस तक आए आगे बढ़ गया। बालकनी में खड़ा हुआ इस वादी को हसीन नजारा को देख रहा था। तुम ठीक कहती थी, तुम्हारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। माही को बालकनी में दाखिल होता देख मुस्कुराया। वहीं इसके माथे पे बिल पड़े थे। इतना सा तो माथा है, इस पर भी इतने बिल। तुम रेम नहीं आता मुझ पर लड़की। वो पूरा का पूरा इसकी जान में तवज्जो था। आपको आया था जब तो छोड़ दिया, वरना आगे जो मैं करता वो इससे ज्यादा खतरनाक था। आवाज कदर आहिस्ता करता हुआ जरदाना अंदाज में कहता, इसे उलझन में मुतला करके क्या मतलब वगैरह कुछ नहीं। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, वरना आ जाना है तुम्हारी दोस्त ने। इसकी गाल लाते हुए कमरे में चला गया। माही ने दांत पीस कर उसे देखा। ये इंसान अब ऐसे ही मेरा खून जलाएगा। बड़बड़ाती हुए बाहर आई थी। चेंज करके फ्रेश हुई, फिर बिना आलम के इंतजार की सीधा बाहर आ गई। ये जगह इसके लिए नहीं तो हरगिज नहीं थी। भाई कहाँ है? माही तो इन्हें लेकर नहीं आई। फ्रेश हो रहे हैं, आ जाएंगे, रूखे से अंदाज में कहती हुई इसके पास सफे पे बैठ गई। अंसा की मुस्कुराती नजरों से इसको देखा। तो अब आपकी नाराजगी जताना भी आ गया है। वाह इब्ताज आलम भाई, वाह। हमारी लड़की के सारे इमोशन बाहर ला रहे हैं कि करके। अंसा भी अच्छा बाबा नहीं तंग कर रही है, बताओ जाना कहाँ है? भाई हमने तो हर जगह देखी हुई है, आलम भाई को देखना है, सब तो ही इस लेकर जाएंगे जहाँ हमें जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह माही, जबान देखो जरा, क्या खाया था तुमने? कड़वा कड़ेला जो माही के बजाय आलम की तरफ से आया था। ओहो आलम भाई, आपने तो लड़की को भी पीछे छोड़ दिया है तैयारियों में। आपका अपने शोर नामदार के बारे में क्या ख्याल है? इन्हें तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है ना। अंसे के अंदाज पर वो हंस पड़ा। मैं देखती हूँ इन्हें, आप लोग ऑर्डर करें। इन दोनों की कहती हुई बाजार को बुलाने चलेगी। पहले कोई मेरी तारीफ करते नहीं थकता था, अब मेरी बुराइयां करते नहीं थकता। अफसोस की बात है, आलम की बात पर इसने कुछ नहीं कहा। इसके दिल कुछ ही इसका दिल ही नहीं था कुछ भी कहने का। चलो चलो जल्दी चलो। बादल ने आते ही शोर में खामोशी को तोड़ा। चलो बताओ कहाँ जाना है, क्या देख रखा है आज तुम लोगों ने मुझे? सबसे पहले वाटरफॉल दिखेंगे, वो सबसे खूबसूरत है यहाँ। अंसा बादल को कहते जल्दी से गाड़ी में बैठ की। इन सब की गाड़ी में बैठते ही एक खूबसूरत सफर का आगाज हुआ था। क्या पढ़ रही हो पलवशा? वो अनुकाल से किताब पर झुकी हुई थी जब अबान की आवाज ने इसे बुरी तरह से चिंकाया। उफ़ो, आपने तो डरा ही दिया था। लेकिन तुमने शीशे तो बिल्कुल भी नहीं देखा था, डरी क्यों? दादा तले लफ्ज बाबा शराब से कहते। इसके बाद बेटी का पलवशन ने घूर कर से देखा। मेरे बाबा के फेवरेट है ना होते ना तो मैं जवाब देती, नाक सिकुड़ कर कहती। वो वापस से किताब में झुकी थी। तुम पढ़ क्या कर रही है ये तो बताओ। वो इस तरफ से किताब पर झुकी थी कि वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। आपको बताऊंगी तो आप मेरी मम्मा से मेरी शिकायत लगा देंगे। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए आप मुझसे दूर रहें। चीची कितनी बुरी बात है, बचपन में हमेशा तुम्हें मार से बचाया और ये सलाह दे रही है मुझे। अबा ने मासूम से फेस बनाया जिस पर परवशन ने आंखें छोटी करके इसे देखा। आपको याद दिला दूं, हमेशा आपकी वजह से ही डांट पड़ती थी। बुक बंद करते बैग में रखते वो पूरी तरह से इसकी जान मुतवज्जो ही थी, क्योंकि किताब पढ़ना अब तकरीबन नामुमकिन ही था। अबान लाला आइसक्रीम तो खिला दें, कल से यहाँ आई हुई हूँ, मगर आपने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। आइसक्रीम खिलाऊंगा, मगर पहले एक बात बताओ, क्या पढ़ रही थी? इसका सारा ध्यान अभी किताब पर था। पलवशन ने तिरछी नजर से इसमें इसने इंसान को घूरा। फ्रिज में आइसक्रीम है भैया, मम्मा ने मुझे बता चुकी हैं। बाय बाय। इसकी कहीं गुनाह ज्यादा मेसनी थी। कोई जरूरत नहीं आइसक्रीम खाने की, मौसम देखा है कितना खराब है। आमरा की आवाज पर अजीब भर के बदमजा हुई। मम्मा अबान इसे छोड़े तो बताओ कॉलेज का क्या हुआ? सब सेट है, बस कल परवशा मेरे साथ यूनिफॉर्म और बुक्स ले। आइसक्रीम भी प्लीज। आमरा ने नजरें बचाते इसने बान को आस्ते से कहा, पहले बुक दिखाओ। इसकी सुई अब तक बुक पे ही हटी थी। परवशा ने दांत पीस कर इसे देखा और फिर उठ खड़ी हुई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई तो बिल्कुल सामने ही मेरे को खड़ा देखा। अब उसने अपने कदमों पर ब्रेक लगाई, वरना बुरी तरह से मेरे से टकरा जाती। ओहो मेरा पापिया, अभी अभी मैं आपको नहीं देखती ना तो गिर जाती। अपिया, मैं तुम्हारी अपिया कब से होने लगी जी? प्रोफेसर ने हैरत से इसके अंदाज देखा। क्या फारसी बोली है मैंने? मुझे लगता है मैंने उर्दू ही बोली है। अब तो मैं समझने में मसला है तो इलाज करवाओ। रूखे कहने में कहती सीढ़ियाँ उतरती नीचे बढ़ गई। पलवशा ने हैरत से इसका ये अंदाज देखा था। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर कुछ भी कह कर वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से अपने कमरे की जाने बढ़ गई। मंडे से कॉलेज स्टार्ट था, इसे वहाँ फोकस करना था, फजूल बातों पर नहीं। पूरा दिन मुख्तलिफ मकामात पर घूमने के बाद रात और थक हार कर होटल पहुंचे। इसका दिल हर लिहाज से बहुत अच्छा था। इस पूरे वक्त में माही अंसा के साथ लगी रही। आलम जानता था वो इससे दूर रहना चाहती है, इसलिए वो खुद इससे दूर हो गया। रात वो कमरे में आया तो माही को गहरी नींद में सोए पाया। अच्छा था वो सो रही थी, वरना इसे देखा हाँ माही का मूड खराब हो जाता।
चेंज करके वापस आया, अपनी जगह पर आकर लेट गया। नींद इस पर कब मेहरबान हुई इसे पता ही नहीं चला। अगले दिन एक बार फिर पूरी शाम से तरोहा। सुबह ही वो लोग होटल से निकल गए थे। इनका इरादा बाहर ब्रेकफास्ट करने का था और फिर आगे का सफर शुरू होने वाला था। बर्फबारी का सीजन शुरू होने वाला था। अंसा सबसे ज्यादा पुरजोश थी। तवील सफर के बाद वाला आहर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद इन्हें झील पर जाना था। माही वो बेड पर बैठी अपना मोबाइल चेक कर रही थी जब आलिम की आवाज पर इसने सर उठाया। कुछ नहीं, फकत इतना कहते वो खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। इन्हें यहाँ आए हुए हफ्ता होने वाला था, लेकिन माही नूर का यह रवैया अब तक इसके साथ वैसे ही था। वह हक बजा थी, लेकिन इसका दिल तकलीफ में था। ऐसा लगता था वो इसकी नाजगी से इस दुनिया से चला जाएगा हमेशा के लिए। वो उसे मनाना चाहता था, सीने पर बोझ बढ़ता तो बालकनी में आ गया। वो डॉक्टर ने भी नहीं बता रहा था। ऐसा लगता था डॉक्टर से कोई रूह फराज खबर सुना देगा। पुरानी यादों में खोता हुआ कहीं 5 साल पीछे चला गया, जिस दिन आकब ने इसे वो खबर दी थी इसकी माँ ही चली गई थी। ये सुनकर इससे बस एक नज़र आकब को देखा और वो पाकिस्तान जाना चाहता था, मगर अगले ही लम्हे वो इस अंधेरी दुनिया में चला गया। वो नहीं जानता वो कितने वक्त इस अस्पताल में रहा। ऐसा जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। वो कोमे में था और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। तो क्या वो इतना कमजोर था? इसने खुद से पूछा था। डॉक्टर के मुताबिक इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। इसकी विल पावर बिल्कुल खत्म थी। बहुत मुश्किल से इसे बचाया गया था। वो घर में वापस आ गया था, मगर अपने साथ वो एक तकलीफ लाया था। जब जब माही को याद करता इसके दिल पर दबाव पड़ने लगता। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता। वो एक पछतावे से बड़ी जिंदगी गुजार रहा था। डॉक्टर के मुताबिक इसके जहनी दबाव की वजह से ये सब हो रहा है। मेडिसिन नहीं लेता वो मर जाना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो पाकिस्तान आया और इसे जीने की वजह मिल गई। माही के लाभ से सब दर्द देते थे, मगर वो खुशी खुशी ये दर्द देने को तैयार था। गहरी सोचों से वो मोबाइल की आवाज से बाहर आया। बांसुरी का हाथी उसे नीचे बुला रहा था। तबीयत में बोझलपन था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी वजह से सबका प्लान खराब होता हो ये भी नहीं चाहता था। इसलिए खुद को रिलैक्स करते वो जैकेट पहनता नीचे की तरफ बढ़ा, जहाँ सब इसके मुंतजिर थे। वो लोग रास्ते में ही थे कि बारिश शुरू होने को लगी। आगे जाना बेकार था, मगर माही की जिद थी कि वो आगे जाए। स्टॉप 10, बीमार हो जाओगी, हम बाद में चले जाएंगे। वो इसके लिए फिक्रमंद था। गाड़ी वापस होटल की तरफ कर लो। आलम के बोलने पर वो लोग ऐसे ही वापस होटल आ गए। पार्किंग से अंदर आते तक वो चारों बुरी तरह से भीग चुके थे। वो रूम में आया तो ऐसे ही बेड पर बैठी थी। माही चेंज कर लो। इसकी बात सुनी अनसुनी करते वो ऐसे ही बैठी रही। माही चेंज कर लो, बीमार हो जाओगी। नहीं करना चेंज, समझ नहीं आई, जाए अपना काम करें। वो हद से ज्यादा बदतमीज हो गई थी। तो तुम नहीं चेंज करोगी? नहीं, वो दोगटामा है। आलम ने एक नजर से देखा और बिना इसे कुछ भी समझने का मौका दिए से बाजे बैठाया। छोड़े, ये क्या बदतमीजी! वो चीखी थी, मगर बिना इसके ही सुनी आलम ने इसे ड्रेसिंग टेबल बैठाया और दोनों तरफ से रास्ता बंद किया। वो बेबसी से इसके हिसार में की थी, जैसे दराज से टायर निकालकर इसका लक लगा रहा था। हिम्मत कैसी ही आपकी मेरे साथ हरकत करने की! इसके सीने पर हाथ मारते वो गुस्से से पागल हो रही थी। एक कहना मान लेती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन शायद तुम यही चाहती हो। एक हाथ इसके दोनों हाथों काबू करता, दूसरे हाथ की मदद से इसके बाल खोल गया, कंधे तक आते बांध। तभी इसके बाल कमर से भी नीचे हुआ करते थे। होंठ पीछे इसने ड्रायर उठाया और अब इसके बाल सुखा रहा था। माही ने गुस्से से दाल होते चेहरे के साथ इसे देखा। अब चेंज कर लो या वो भी मैं करवाऊं? इसके बालों को ठीक करते हुए इसे याद कर गया। आई हेट यू आलम, आई हेट यू। ऐसा देखकर देखकर ड्रेसिंग रूम से निकलती वो दरवाजा बंद करते जमीन पर पैर से चलेगी। वो क्यों इतना अच्छा बनकर आया था? क्यों इसके दिल पर एक बार फिर अपनी हुकूमत करना चाहता था? आखिर क्यों? नहीं, मैं इस बार गलती नहीं करूंगी। मैं आपको अपने दिल की रसाई नहीं दूंगी, कभी नहीं। बेदर्दी से गाल रगड़ते हुए खुद से ऐद कर रही थी, जैसे बहुत जल्द टूट जाना था। हुसैन वादियों यहाँ के सबसे खूबसूरत जीरो। वो चारों एक जगह पर बैठे हुसैन नज़ारा से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आप लोग यहाँ बैठो, मैं ऊपर जा रही हूँ। माही ने ऊपर की जानिब इशारा किया, जहाँ से बर्फ में ढले पहाड़ों का मंजर बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। सूरज अब ढलने के करीब था और ये वो मंजर देखना चाहती थी। आंसर और बाजिर इतना थक गए थे कि वो बस वापस जाकर सोना चाहते थे, इसलिए बिना आलम से पूछे वो ऊपर की जानिब चले गए। आलम भैया, आप कब तक गिल्ट में रहेंगे? जाएं और बात करें इससे। मैं चाहती हूँ जब हम यहाँ से जाएं तो आप और माही खुश हों एक साथ। अंसर ने इसे समझाया, मैं बाद में नहीं, अभी। ओके ठीक है। इन दोनों की जिद पर वैसे जाना बढ़ा, जहाँ कुछ देर पहले माही की थी। सीढ़ियाँ चढ़ते इसका सांस फूल रहा था। वो एक कोने में खड़ी थी। इसके सामने दियो हकीक बर्फ से ढके पहाड़ थे। वो खामोशी से इन नज़ारों को देख रही थी, पर कमर पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते पलटी।
تو سامنے سے پایا اس کے ماتھے پر بلندار ہوئی ماہی کہیں تو مجھے سکون سے رہنے دیں ابتاج عالم شاہ، آپ سے دور ہونے کے لیے میں یہاں آئی، آپ میرے پیچھے آ گئے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا؟ میں تم سے معافی، وہ کچھ کہنے لگا تھا، جب ہاتھ اٹھاتے ویسے کچھ کہنے سے رک گئی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں ماہی، اس کے رکنے پر بھی وہ نہیں رکا۔ معافی کس چیز کی معافی؟ ابتاج عالم کس چیز کی معافی مانگیں گے آپ؟ وہ آج رحم کھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ جانتے ہیں ان 5 سالوں میں جب آپ کی وجہ سے میں نے کیسا وقت گزارا، ہر وقت لگتا تھا جیسے میں واقعی ایک بد کردار لڑکی ہوں، میں خوشی ڈیزرو نہیں کرتی، ہر خوشی سے موڑ لیا، صرف آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہوئے، میری طلاق ہو گئی، میں بسنے سے پہلے اجڑ گئی۔ کس چیز کی معافی دوں آپ کو عالم، بتائیں مجھے، میں شرمندہ ہوں ماہی، میں غلط تھا، جو چاہے سزا دے دو، مگر وہ اب اس کے آگے گڑ گڑا تھا۔ ہاں وہی ابتاج عالم شاہ جس نے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، آج وہ اپنے سے چھوٹی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی انا کو محبت پر ترجیح نہیں دی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی خود سے جنگ لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، وہ پھر سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ شرمندہ کیوں ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک کہا تھا نا آپ نے، جو اس رات کہا تھا، ٹھیک کہا تھا، ماں باپ کو دھوکہ دینے والی لڑکیاں کسی کی نہیں ہوتی، یا انہیں کوئی اپناتا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، جب مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تو کیوں آئے ہیں واپس؟ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو گال بھگو رہے تھے، اور یہی حال مقابل کا تھا، اس کا چہرہ انتہا کی حد تک سرخ تھا، اس کی سانسیں ہموار تھیں۔ جواب دیں، کیوں آئے ہیں واپس؟ ماہی مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، بولنے کی ہمت بالکل بھی ختم تھی، دل میں درد سے ٹھیسیں اڑ رہی تھی جنہیں دبائے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آج اس سے بولنے دینا چاہتا تھا، سالوں کا غبار اس کے اندر سے نکل جاتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتی۔ اس ایک آس کے تحت اپنی تکلیف بلائے وہ اس کے سامنے تھا۔ جو بولوں گی آپ کریں گے نا عالم؟ اس کے سوال پوچھنے پر تھوڑا وقت لیا، مگر عالم نے جواب دینے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس کا سر فوراً اسباب میں ہل گیا۔ مجھے طلاق دے دیں۔ پہاڑوں میں اس کے لفظوں کی بارگاہ سجائے رہنے، بے یقین نظروں سے عالم نے اس کے لفظوں کو سنا، دل پر ان لفظوں نے کاروار کیا تھا۔ طلاق دے دیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے گھٹن ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ اس کی حالت سے بے نیاز اپنے لفظوں سے اس کا دل چیر کر رکھ رہی تھی۔ ہاں وہ خود غرض ہو کر اسے وہی تکلیف دینا چاہتے تھے جسے عالم نے اسے دی تھی۔ اس کی بشت عالم کی طرف تھی۔ ماہی دل پر ہاتھ رکھے اس نے بہت دقت سے اس کا نام لیا۔ میں کروں گی معاف اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ لفظ سہ نہیں پایا، گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا، ایک جھٹکے سے مڑی۔ عالم مجھے معاف کر دینا، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مشکل کہہ سکا۔ عالم کیا ہوا ہے آپ کو؟ خدا کے لیے عالم یہ مت کرے میرے ساتھ۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسے پکار رہی تھی، جو بند نہ ہوتی آنکھوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کر بولنے کی کوشش میں دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ عالم آنکھیں کھولے، کیا ہو رہا ہے آپ کو عالم؟ میری بات سنیے عالم، وہ بدحواسی سے پکار رہی تھی جو آنکھیں مونڈے اس کی گود میں پڑا تھا۔ بازر بھائی، انسا کوئی مدد کرے۔ وہ زور سے چیخی تھی، عالم کو یہاں اکیلا چھوڑنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ عالم اٹھے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں عالم اٹھ جائیں، مدد کے لیے چیختے ہوئے پاگلوں کی طرح سے پکار رہی تھی۔ جب کچھ لوگ اس کی طرف آئے تھے اور عالم کو دیکھے بنا وقت ضائع کیے انہوں نے اسے اٹھایا تھا، ان لوگوں کے ساتھ وہ تیزی سے نیچے آئی۔ بازر، انسا، عالم اس کے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ بازر فوراً سے پہلے عالم کے پاس پہنچا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں وہ ایک کونے میں بیٹھی سے سیکھ رہی تھی۔ بازر اور انسا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے بولتے کا اشارہ کر انسا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھی، جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ماہی سنبھالو خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھیا ٹھیک ہوں گے۔ اس کے سسکتے وجود کو انسا نے اپنے ساتھ لگایا، اس کے رونے کی رفتار میں تیزی آئی، وہ بس روئی جا رہی تھی بنا کچھ بھی کہے۔ انسا وہ میرے ہاتھوں میں، انسا انہیں کھونا نہ، میرا امتحان نہ لیں۔ وہ بس ویسی کی انتہا پہ تھی، کچھ سزائی نہیں دے رہا تھا۔ بازر نے گھر پر کسی کو نہیں بتایا تو کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ اکیلا بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے عاقب کو اس نے بتایا جو فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ نہ جانے کتنا صبر آزما گھڑیوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میرے بھائی کو؟ دیکھیں ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بتائیں ان کا کوئی میڈیکل ہسٹری ہے؟ میڈیکل ہسٹری؟ بازر ماہی کو دیکھا، مگر وہ لا علم تھی۔ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، آپ بس دعا کریں، انہیں کہتا ڈاکٹر واپس اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر اندر تھے، عالم اندر تھا اور اس کے لیے تڑپتی ماہی باہر۔ آج 5 سال بعد اسے پھر اسے لگا تھا کہ اس نے عالم کو کھو دیا۔ ماہی پلیز مت رو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے عالم چاہیے۔ انسا انہیں کہو میرے پاس آ جائے، میں رو رہی ہوں، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ انسا کا ہاتھ مضبوط سے تھامے بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ بازر عاقب کی آواز پر بازر کے چہرے پر تھوڑا سکون آیا تھا۔
क्या हुआ है आलम को, बताओ मुझे। कुछ नहीं बता हमें। वो वहाँ गिर कर बेहोश हो गया और अब इन्हें होश नहीं आ रहा। अंशा के जवाब पर आकब ने एक नज़र सजगती माही को देखा। डॉक्टर पूछ रहे हैं क्या इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है? बादर की बात आकब को चुप लगी। फिर से वही कहानी दोहराई जा रही थी, काश वो पाकिस्तान ना आता। डॉक्टर एक बार फिर आए। बाहर आए तो सबसे पहले आकब आगे बढ़ा था। डॉक्टर ने बादर को कुछ लाने के लिए कहा था। अंशा बेटा इसके साथ जाओ, वो ठीक नहीं है। आकब ने जानकर इसे वहां से भेजा था। डॉक्टर कैसे है आलम? देखिए इनकी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। क्या मतलब आपका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? कैसे डॉक्टर हैं आप? ठीक करें इन्हें। डॉक्टर की बात में वो पत्थरी शेरनी की तरह आगे आई थी। माई ही रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ आलम को। डॉक्टर आलम की मेडिकल हिस्ट्री, वो 5 साल पहले कोमे में गया था। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। आखिर क्लोसो ने माहिर को पत्थर का किया था। वो फटी आंखों से आकब को देख रही। क्या कुछ ऐसा हुआ जिसका इन्हें सदमा हुआ? डॉक्टर अब माही से पूछ रहे थे। मुझे तलाक दे दे। अपने ही कहे जुमले सांप की तरह से डस रहे थे। माही कुछ हुआ था ऐसे? मैं नहीं, इससे सांस लेने नहीं जा रहा था। इसने अपने आलम को मार दिया। मैंने क्या कर दिया? मैंने आलम के साथ क्या कर दिया? बड़बड़ाते इसने अपने पीछे कदम लिए। डॉक्टर आपको आलम की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हूँ। आकब ने जल्दी से अपने बैग से आलम की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दी थी। आलम अपनी रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं रखता था। वो हमेशा से आकब के पास रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद वो माही की जान पलटा था। माही क्या हुआ था? मुझे सच सच बताओ माही। मैंने मार दिया है अपने आलम को। माही बेबस कर। माही बस कर दो, मुझे बताओ क्या हुआ है? बस पे चीखा। इसकी चीखने पर होश में आते फुट फुट को रो दी। बताओ मुझे माही, वरना आलम मर जाएगा। आखिर की बात, और इसने एक नजर से देखा फिर इसे सब बताती चलेगी शुरू से आखिर तक। इसकी बात करने बेख्तियार अपने माथे को मसला था। तुम जानती हो 5 साल पहले जब इसने तुम्हें छोड़ा था तब भी इसकी यही हालत हुई थी। इस वक्त वो कौमे में रहा, बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन इसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। माही सब बर्बाद हो गया था। मैंने इसे कहा था तुम नहीं रही इस दुनिया में, मर गई हो, पागल हो गया था। इसने खुद पर जिंदगी की हर खुशी हराम कर ली थी। मैंने देखा है इसे तड़पते। मुझे इस वक्त एहसास हुआ मैंने झूठ बोलकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो मौत के मुंह में चला गया था। वो गलती पर था, मगर वो तुम्हें छोड़कर तुम्हें इस अजीज से बचाना चाहता था जो इसके साथ रहते तुम्हें मिलती। और जब इसे पता चला कि तुम जिंदा हो, मैंने इसे जिंदगी की तरफ लौटते देखा है। वो खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था, लेकिन आज वो तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंच गया। माही एक बार फिर वो मौत की दहलीज पर पहुंच गया। काश वो वापस ना आता, काश वो तुमसे ना मिलता, काश। इसकी बात पर वो पत्थर बनी से देख रही थी। अब क्या और भी कोई रास्ता जिससे वो अनजान थी? तुम दुआ करो ऐसे कुछ ना हो माही, तुम्हारी वजह से वो जिंदा है। आंखों को लफ्जों पर तड़पी थी। किसी ने इसके दिल पर वार किया था। बेबस इसे रोती हुई जमीन पर बैठी चली गई। आकब ने इसे बेबस वजूद को देखा। कैसी मोहब्बत है इनकी जो दोनों की इस मुकाम तक ले आई थी कि ना वो एक दूसरे से दूर जा पा रहे थे, न करीब आ रहे थे। छत की मंडले से टेक लगाए वो शफाफ आसमान को दिख रही थी। हर चीज बहुत खूबसूरत थी इसकी जिंदगी की तरह। बाओ वो जो गुम थी, अचानक आवाज आकर इसके दिल उछल कर हरके में आ गया। दिल पर हाथ रखे वल्टी तो बान को अपने पीछे खड़ा देखकर इसकी जान में जान आई। बान ऐसे कौन डराता है? ऐसे कौन डरता है? ये इसमें डरती। मेरा दिल छोटा सा है। आंखें बटा कर कहती। उसे मासूम सी गुड़िया लगी। वो बेहतियार मुस्कुरा उठा। यहाँ क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। यहाँ का व्यू बहुत प्यारे है। आप रोज इन रास्तों पर जाना है। मैं बहुत खुश हूँ। इसका चेहरे से अंदाजा लगा सकते थे बहुत खुश है। इस बात पर नीचे चलो, आइसक्रीम लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। लिटिल रेपिट रेपिट। हाँ बान इस नॉट फेयर हो तो खरगोश कहते जाने पर इसने मुंह बनाया था, मगर फिर आइसक्रीम को सोचो जल्दी से बान को छोड़ भागती नीचे की तरफ बढ़ी थी। ओह गॉड मेरा फेवरेट फ्लेवर। मीरा आ जाओ, तुम भी आइसक्रीम लाया है आबान? नहीं हाला मैं नहीं खाती। आशा ने मगोर इसका चेहरा देखा। इसकी अंदाज यहाँ कर अजीब से हो गए थे। आशा ने सोच रही थी वो मीरा से बात करेगी और फिर इन्हें मौका मिल गया। बनफशी और बान परवशे के साथ किए थे। अम्बू जान सो रही थी। वो सीधे सी कमरे में आई। जो बेड पर आई तिरछी लेटी वो मोबाइल यूज करने में मगन थी। मीरा आशा की बुखार पर इसकी गर्दन मोड़कर इसे देखा। बात करनी है मुझे तुमसे। तो करे मामा, किसने मना किया है? इसके तो रंग ढंग ही बदल गए थे। आशा को हैरत हुई थी। ये इसकी बेटी तो नहीं थी। बोले भी कि जरूरी काम करने हैं मुझे। फिर ये कौन सा तरीका है मेरे मुझसे बात करने का? माँ हूँ मैं तुम्हारी। और आखिर तुम्हें यहाँ आकर हो गया है? वह इंतहा गुस्से में थी। आपको मुझ पर कभी प्यार आया है? हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा। यहाँ तो छोड़ दें। क्या फजूल बोल रही है? ठीक तो बोल रही हूँ। यहाँ आकर मुझे लगता है मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है ना। पहले बस माही 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 और अब पलवशा, ये पलवशा वो, इसकी पसंद इसकी पसंद। मीरा मामा मुझे मेरी जिंदगी सुकून से जीने दे, खुदा का वास्ते है आपको।
اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ ان کی میرے تو نہیں تھی، ان کے اندر میں کسی اور کا رنگ نمایاں تھا، اور وہ جو نام عائشہ کے ذہن میں آیا، اس نے عائشہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آرام کرو بیٹا، میں فضول میں غصہ کر گئی۔ عائشہ نے بہت نرمی سے اس کا گال سلاتے ہوئے کہا، جس سے میرے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عائشہ نے سوچ لیا تھا وہ اس بارے میں زین سے بات کر کے رہے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ وقت چونٹی کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ وہ اچانک ہسپتال میں پریشانی سے بیٹھے تھے۔ یشب اور باسل دونوں کراچی میں تھے، انہیں یہاں آنے میں بھی وقت لگتا۔ بعض تو انسا اور ماہی کو لے کر ہوٹل جاؤ، میں یہاں ہوں۔ ہرگز نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ ماہی ایک دم سے پھری۔ ٹھیک ہے ماہی، ریلیکس، تم یہیں رکو۔ بازر اور انسا جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن آنکھوں کو زور دینے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ماہی تم یہاں رہو، میں کچھ کھانے کو لے کے آتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس میرے ایک سوال کو جواب دے دیں۔ کون سا سوال؟ ماضی میں سے کیا ہوا تھا جس کا سب کو پتہ ہے سوائے میرے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے ماہی، یہ وقت انہی باتوں کا ہے۔ میری زندگی کے سوال ہے عاقب بھائی، میرے اور عالم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عام بات نہیں ہے۔ ہم دونوں کی زندگی برباد ہوگی۔ مجھے سچ جاننا ہے، خدا کے لیے مجھے سچ بتا دیں عاقب بھائی۔ اس نے عاقب کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ماہی آپ کو عالم کی قسم۔ عاقب نے کے لب بیجے تھے، لیکن اب شاید وقت آ گیا تھا ماضی کو ایک بار پھر سامنے لانے کا۔ باہر رات کے سیاح نے اپنے ڈیرے جمائے تھے، وہیں ہلکی بارش نے فضا میں ہنکی سی بھر دی تھی۔ یوسف زئی مینشن میں اس وقت گہرا سٹان تھا، ہر کوئی گہری نیند میں گم تھا۔ ایسے میں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اپنے بیگ کھولے وہ سارا سامان دیکھنے لگی، تبھی کونے میں سے اپنی ڈائری نظر آئی۔ یہ ڈائری سے جان سے زیادہ عزیز تھی، کیونکہ یہ ڈائری اس کی آرزو مما نے دی تھی۔ ہاں، آرزو اس کے لیے اس کی ماں تھی۔ دھیان ہے داغے ماضی میں الجھے تھے۔ جب وہ ماسٹرا شفٹ ہوئے، وہ بہت چھوٹی تھی، وقت گزرتا گیا اور بڑی ہو گئی۔ اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اس معصوم دل میں سوائے محبتوں اور خوشیوں کے کچھ نہیں تھا۔ وہ 5th اسٹینڈرڈ میں تھی جب ایک دن ایک ٹیچر ان کی کلاس میں آئی۔ آرزو؟ ہاں، وہ ٹیچر آرزو تھی۔ میرے کو لگے اس نے انہیں کہیں دیکھا، مگر کہاں، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ آرزو کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ آرزو سے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنے لگی۔ اس کے لیے میرب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، لیکن آرزو نے میرب سے ایک پرومس لیا تھا، وہ کبھی اس کا ذکر اپنے گھر پر نہیں کرے گی۔ میرب وہ آرزو کی اتنی دیوانی کو اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ روز وہ دونوں اچھا ساتھ گزارتی۔ ایک دن وہ آرزو کے پاس اس کے آفس روم میں آئی، مگر وہ کہیں نہیں تھی، لیکن جس چیز نے میرب کی توجہ کھینچی وہ آرزو کی ٹیبل پر رکھی تصویر تھی۔ وہ بری طرح سے چونکی، کیونکہ اس تصویر میں آرزو کے ساتھ ایک بچہ تھا، اور بچے اس نے کہیں دیکھا تھا۔ عائشہ سے قدم بڑھاتی وہ اس تصویر کے پاس آئی، اور ایک جھٹکا اس کا منتظر تھا، اور اس کی بچپن کی تصویر تھی جس میں آرزو اسے گود میں لیے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ ٹین ایجرز تھی، ڈراموں کی شوقین۔ اپنے بچپن کی تصویر خود کو آرزو کے ساتھ دیکھنے کے لیے اس نے چونکا کر رکھ دیا۔ تم یہاں کی کر رہی ہو میرب؟ میم، یہ میں ہونا آپ کے ساتھ۔ میرب کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی آرزو نے چند لمحے سوچا، بس میں تم سے سب سچ بتا دوں گی، مگر تمہارے ایگزام کے بعد۔ میرب راضی نہیں تھی، مگر عارضی کو باہر نہیں لا سکتی۔ وہیں دوسری طرف ماہی کو ملنے والی اہمیت میرب کو حسرت میں مطلع کرنے لگی۔ وہ عارض سے اپنی ماہی کی شکایت کرنے لگی۔ ماہی اس سے چھوٹی تھی، وہ گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی، سب کی لاڈلی، اور میرب اسے لگنے لگا تھا کہ ماہی کی وجہ سے اسے ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ حسد، جلن اس چھوٹی بچی کے دماغ میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی، جنہیں آرزو نے بڑھاوا دے کر مضبوط کر دیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب آرزو نے میرب کو اپنے گھر بلایا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر آرزو سے ملنے آئی تھی۔ اس کا گھر اسکول کے بالکل پاس تھا۔ اس گھر میں اپنی تصویریں دیکھ میرب کی آنکھیں پھٹی۔ ان تصویروں میں اس کے ساتھ زین تھا، کہیں آرزو اور زین دونوں تھے، مگر کیوں؟ آپ کون ہیں میری؟ میرب کو لگا اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں جانتی ہوں سچ تمہیں برداشت نہیں ہوگا، لیکن کیا؟ میرب کو دل بری طرح سے دھڑکا۔ تمہارے بابا اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بہت محبت، لیکن عائشہ نے سب بیکار دیا۔ ششم یوسف زئی اور بنفشا نے تمہارے باپ کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم میری بیٹی ہو میرب، تم عائشہ کی بیٹی نہیں ہو، تم میری اور زین کی بیٹی ہو۔ وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ زین نے عائشہ کے بجائے مجھے چنا تھا۔ تمہارے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، دیکھو، مگر ان لوگوں نے زبردستی میری شادی بات فکس کر دی۔ وہ مجھے مارتا تھا، بہت برا انسان تھا وہ۔ میرب، میں آپ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہوں؟ کیونکہ تقی میرا بھائی ہے، سکا بھائی، وہ مجھ سے بڑا ہے۔ مطلب ماما کی شادی پہلے بابا سے ہوئی تھی نا؟ اس کے سوال پر آرزو نے پہلے بدلا۔ اطراف میں اس کے ہندرال سے بیان تھا، بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ دیں وہ ہونٹ کاٹنے لگے، جیسے اب کوئی نئی کہانی گڑھ رہی ہو۔ بتائیں نا، تم عائشہ کی بیٹی نہیں ہو میرب، تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اگر یہ تصویریں جھوٹ لگ رہی ہیں تو چلو DNA کرا لو۔ وہ بنا جواب دیے کچھ اور ہی بول رہی۔ میرب کو سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بھی نہ کہے۔
ٹھیک ہے، مت کرو مجھ پر یقین، گھر جاؤ اپنی ماں کے سامنے میرا نام لینا، اگر میری بات سچ ہوئی تو وہ میرا نام سن کر ہی تمہیں ڈانٹ دیں گی، تب تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے تمہاری اصلی ماں ہوں، ان سب نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ آرزو کی ساری باتیں اس کے سر پر سے گزر گئی، وہ اتنی بڑی ہرگز نہیں تھی کہ ان کی باتوں کو سمجھتی۔ گھر آ کر بھی اس کا دماغ آرزو کی باتوں میں الجھا رہا۔ کیا سوچ رہی ہو میرا؟ مما یہ آرزو کون ہے؟ آرزو کے نام پر عاشق کا رنگ فک ہوا۔ کون آرزو مما؟ وہی آرزو واسطیک انکل۔ میرا جاؤ اٹھو، اپنا کام ہوم ورک کرو اور آئندہ اس نام کو یہاں لینے کی ضرورت نہیں۔ عاشق کا لہجہ ایک دم ہی تیز ہوا، میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ تو یعنی جو آرزو نے کہا وہ ٹھیک تھا، عاشق کی بیٹی نہیں ہے، جب بھی وہ ماہی سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اس کا دل بدگمانی سے بھر گیا، پھر آرزو نے باقی کسر پوری کر دی۔ اس نے پوری طرح میرب کو اپنے قابو میں کیا، میرب کے دل میں اپنوں کے لیے صرف اور صرف زہر بھر دیا تھا۔ چھوٹی سچی باتوں کی ملاوٹ کر کے وہ میرب کو اپنی طرح بنا گئی تھی۔ ہاتھ سے تو پھر اس نے میرب کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دی، جتنا زہر میرب کے دل میں اپنے سکی رشتوں کے لیے تھا۔ اسے دیکھ کر آرزو خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی۔ اس نے عالم اور میرب دونوں کے دلوں میں اپنوں کے خلاف زہر بھر دیا تھا۔ وہ آخر کر کامیاب ہو گئی تھی، جو وہ نہیں کر سکی اس نے ان بچوں سے کروایا تھا۔ ایک کو محبت نے بچا لیا، لیکن دوسری کو محبت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں نفرت کا رنگ اس قدر پکا ہو گیا تھا کہ محبت کا رنگ اس پر چڑھتا ہی نہیں تھا۔ ماہی کو روتا تڑپتے دیکھ اس کے دل کو سکون سے بھر جاتا۔ اس نے عالم کے ساتھ مل کر اسے برباد کرنے کا فیصلہ کیا، مگر عالم نے بیچ راستے میں سب برباد کر دیا۔ اسے سے اس کا برا حال تھا، پھر وہ پاکستان آ گئی۔ ماہی کی شادی تھی، وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ اس کی ماں کو برباد کر کے یشم کی اولاد خوش رہنے کا حق رکھتی ہی نہیں تھی۔ تبھی نکاح کے ہوتے اس نے ماہی کے شوہر کو اس کی اور عالم کی تصویریں بھیج دی۔ جیسے ہی شاہ نے وہ تصویریں دیکھی، میرب نے بنا وقت ضائع کیے انہیں ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس دن ماہی یوسف زئی اصل معنی میں برباد ہوئی تھی۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترتا چلا گیا، اور اب 5 سال بعد اسے پھر عالم کے ساتھ دیکھ اس کے سینے پر سانپ لوٹے تھے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ خوش تھی، اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اور میرب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ خالی تھے۔ دن میں ان سب کے لیے پھر خدوتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ عالم نے اس سے آرزو کا اصل روپ دکھانے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایک وقت سے پہلے سنبھال گیا تھا، مگر اس کا کیا ہونا تھا؟ اس کی حسد اور جلن اسے کہاں لے کر جانے والی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بت بنی عاقب کے سامنے بیٹھی تھی، اسے پورے لمحے اسے ایک بار بھی عالم سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، نہ خود سے ہمدردی۔ وہ اتنا کچھ اکیلے برداشت کرتے رہے، اس کا دل عالم کی تکلیف کا سن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسے سنبھالنا ماہی، وہ ٹوٹا بکھرا شخص ہے، تم اسے چھوڑ دو گی تو وہ اور بکھر جائے گا، اور اب اگر وہ بکھرا تو ٹوٹا نہ تو کبھی نہیں سمجھ سکے گا، نہ جڑ سکے گا۔ آخری بات تو اس نے مغز سر ہلایا تھا۔ اب وہاں بیٹھنے کا کہتا وہ ڈاکٹر کے آفس کے لے گیا۔ عقب کے جانے پر وہ اتنی تھی، دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ڈور پر لگی وہ چھوٹی سی گلاس، اس گلاس سے اسے عالم نظر آتا، آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر لگا تھا، ہاتھوں میں ڈرپ لگی تھی۔ اسے اپنا وقت یاد آیا، اب ہمارا حصہ برابر ہو گیا، اب ہم نئی کہانی شروع کریں گے۔ عالم وہ زیر لب اس سے مخاطب ہوئی تھی، جو گہری نیند میں تھا۔ پورے ایک دن بعد ڈاکٹر نے اس کے ٹھیک ہونے کی خبر وہ ٹھیک تھا، اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس سب سے ملتے ہوئے تھے، عاقب نے گھر بتایا نہ چاہا مگر وہ اس سے روک گیا۔ عالم ماہی کل سے یہاں ہے، کیا تو اس سے ملنا چاہتا ہے؟ عاقب کی آواز سے اس نے رواں جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، وہ جواب پر کچھ نہ کچھ کہہ سکی، خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ماہی میں تھک گئی ہوں، ہوٹل جانا چاہتی ہوں۔ عاقب نے اس کا چہرہ دیکھا، جس کے سارے رنگ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ جا چکی تھی۔ عاقب نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا، دونوں ہی آگے بڑھنے کو راضی نہیں تھے، ایک بڑھتا تو دوسرا پیچھے قدم لے لیتا۔ نہ جانے اب ان دونوں کا کیا ہونا تھا۔ پروشی کا کالج سٹارٹ ہو گیا، بانوی یہاں اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہاں وہ ایک ریسٹورینٹ بنانا چاہتا تھا، جس کے انٹر کے لیے وہ سب جوش تھے۔ اس ریسٹورینٹ کو جدید اور قدیم دو روح دینا چاہتا تھا، اور اب بھی وہ اپنے سامنے پیپر پھیلائے اپنا پلان تیار کر رہا تھا۔ جب سیڑھیاں اترتے پروشی نے اسے دیکھا اور پھر بس دیکھتی رہ گئی۔ براؤن شال سے خود کو کوٹ کیے وہ امکان سے فائل پر جھکا ہوا تھا، براؤن بال ماتھے پہ بکھرے پڑے تھے، کھڑی ستون ناک، چہرے پر مجھول شیف۔ اسے لگا کہانی کا کوئی کردار کتاب سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا ہو۔ خالی دل پر ایک دستک ہوئی تھی، جیسے کوئی دل کا در کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نظر بھی تپش کر ابان نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا، جہاں وہ اسٹل کھڑی تھی۔ ابان کے دیکھنے کی بری طرح سپارتے اس نے اپنی نظروں کا راویہ بدلا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو پروشی؟ وہ میں پانی لینے آئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں خالی جگ دیکھا، اس نے جواب دیتے ساتھ کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے عجیب سے رویے پر ابان نے حیرت سے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے واپس فائل پر جھک گیا۔
किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी पलवशा ने सारा सा आगे बढ़कर इसे देखा। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट खेल गई। गाड़ी हवेली की हदूद में दाखिल हुई तो माही ने फ्रंट सीट पर बैठे आलम को देखा। हॉस्पिटल से वो लोग सीधे हवेली आए थे। इस तमाम अरसे में न आलम ने इसकी जानब देखा, न इसने बात की। क्या वो एक बार फिर इससे नाराज हो गया था? ये सोच याद है, इसके दिल रोने को तैयार हुआ था। सबसे मिलकर वहीं इसके पास बैठ गई। घर में किसी को कुछ नहीं पता था, वरना यहाँ इस वक्त सब आलम को घेरे बैठे होते। वो रूम में था जब वह खुद सबके साथ नीचे मौजूद थी। दिल हम खम करके ऊपर जाने की जिद कर रहा था, मगर वो अभी इसका सामना नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह से वो मौत के मुंह में जाकर वापस आया था। अभी भी सोच रही हो माही? क्या अंसा एक कदम इन्होंने बढ़ाया था, अब एक कदम तो बढ़ा लो माही, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अंसा ने इसके हाथ में पर हादसे से इल्तिजा की। वो मुझसे नाराज हो गए हैं अंसा? नहीं, वो कभी तुमसे नाराज नहीं। हो सकते है वो बहुत डर गए हैं माही। किस बात पर? कि अब तुम इनसे अलग होने की बात न करो। अंसा की बातों और शर्मिंद होगी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं। तो जाओ ऊपर और बात करो इनसे, बहुत हो गया है ये सब अब। अंसा ने इसे सख्ती से कहा। मगर अंसा, माही लिसन, जब आप मोहब्बत करने की हिम्मत रखते हैं ना, तो माजरत करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अंसा ने इसे समझाया। अब समझी थी या नहीं? बस हाँ, मैं सर जरूर हिलाया था। ऊपर बढ़ते इसके कदम मन मन के बारी थे। दिल कानों में धड़क रहा था। इसने कमरे में कदम रखा तो सामने ही बेड पर आंखों पर बात रखे लेटा था। बहुत आहिस्ते से चलते हुए उसके पास आकर बैठी, मगर हमवार ऐसे लेटा था। आलम, लंच टाइम हो गया है। बहुत आहिस्ते से कहते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। दिल थाक के बाहर आने को तैयार था। मैंने अभी चाय पी है, भूख नहीं। इसके जवाब पर उससे लड़ना गया। तबीयत ठीक है अब? हम आलम, माही मुझे नींद आ रही, जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना प्लीज़। आप मुझे अपने कमरे से निकल जाने कह रहे हैं? आप मुझे कमरे से निकाल रहे हैं? आलम बेयकीनी से इसने आलम को देखा। आंसू आंसू पे बहने लगे थे। इसकी रूहानी की बात पर वही झटके से उठकर बैठा। माही का आंसुओं से तर चेहरा देखती आलम ने हाथ पैर फूले। नहीं माही, मैंने ऐसा, आप मुझसे अब मोहब्बत भी नहीं करते और मुझे कमरे से भी निकाल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी अब? हिचकियों से रोते हुए इसे सवाल कर रही थी। आलम ने आगे बढ़ते इसे अपने सर लगाया। बस माही बस, वो इसके रोने पर बुखलाया था। आज कमरे से निकाल रहे हैं, कल जिंदगी से निकाल देंगे। मैं इसी काबिल हूँ। हे माही, शी डोंट डू नॉट, प्लीज़, मैं नहीं निकाल रहा, प्लीज़ मैं। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे, वो इसके आंसू साफ करते से यकीन दिलाना था। आप मुझसे नफरत करने लगे हैं ना? मैंने आपको हर्ट किया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी अपनी माही से नफरत नहीं कर सकता। मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। तुम मार भी दो तो भी माफ नहीं करूँगा। डायलॉग मत करें। इसकी शर से चेहरा साफ करती हुए उसे मुस्कुराने में मजबूर कर गई। सीधी बात तो तुम मान ही नहीं रही ना? आप मुझे कमरे से नहीं निकाल रहे ना? बिल्कुल भी नहीं। और ये कमरा तुम्हारा है, तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। मेरी क्या मजाल के इस कमरे की मालकिन को इससे कमरे से निकालूं? तो ऐसे कहो ना कि दरवाज़ा बंद करके जाना। मुझे लगा तुम जाने वाली हो। बेचारी कहते इसने माही को देखा। मुझे भूख लग रही है आलम, खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? माही डो नॉट, कि मेरी वजह से तुमने खाना नहीं खाया। इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, आप ज़्यादा खुश फहम मत हो। उठे और नीचे चल के खाना खाएं, फिर वॉक करेंगे। इसका हाथ थाम कर इसे बेड से उठाती, वो बिना इसके सुने इसे अपने साथ लिए नीचे आई और वो होले से मुस्कुराता इसके पीछे चल दिया। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने लगी थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी बीमारी से मेरे करीब कर देगी तो तुम्हारी तवज्जो के लिए मैं रोज़ बीमार पड़ जाता है ना? अजीब सी बात, मगर यही सच है। तुम्हारे साथ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आशा, मैं एक बात सोच रही हूँ। वो दोनों बहनें लॉन्च में बैठी थी जब अनफिशा ने आशा को मुखातिब किया। वो क्या? मैं चाहती हूँ मीर अब अबान की शादी कर दें। अब माशाल्लाह से मेरी माही खुश है, सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। क्या वाकई? अब यहाँ बस तुम जैन से बात करो और फिर मुझे बताओ। मेरी तरफ से सारी तैयारी है, अब तुम अपना बताना मुझे। क्यों नहीं? अब यार जैन को कोई इतराज़ नहीं होगा, आप देखिएगा, मैं बात कर लूँगी। वो दोनों अब शादी की प्लानिंग करने लगी थी। कमरे के बाहर खड़ी मीरब ने सुना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, अजीब सी मुस्कुराहट। दूसरे के जरिए तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकी, मैं तुम्हारे भाई को तो कर ही सकती हूँ। इसका दिमाग क्या सोच रहा था? इसका सवा नहीं कोई नहीं जाता, लेकिन कितना जरूर कन्फर्म होता। वो जो कुछ भी करने वाली थी, इससे एक बार फिर तूफान आने वाला था। अबान के घर में कदम रखा तो पलवशे को लाउंज में किताबों में बिखरा देख वहीं ठहर गया। तुम अभी तक जाग रही हो? सोफे पे बैठे इसने पूछा तो किताब कर चुकी पलवशा ने नींद से बोझल आंखें उठाकर अबान को देखा। वो बिना कुछ किए उठकर इसके लिए पानी ले आई। बहुत शुक्रिया। कुछ खाएंगे भाई? भैया, मम्मा ने बहुत मज़े का पुलाव बनाया है। नहीं, मैं खा कर आया हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठ कर पढ़ रही हो?
मैं बस ऐसे ही यहाँ आ गई थी और इसे क्या कहने सकी, इसकी गैर मौजूदगी से अजीब से एहसास से दुचार करने लगी थी। वो हकीकत जानती थी, अबान यूसुफजई के लिए वो एक छोटी सी बच्ची थी जो इससे 10 साल छोटी थी। लेकिन वो इस दिल का क्या करती जो एक नज़र में इससे दगा दे गया था। ओह अच्छा, मुझे भूख लग रही है, मैं पुलाव गर्म करूं अपने लिए, आप खाएंगे तो मैं आपके लिए भी पुलाव ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, ले आना, मैं फ्रेश होता हूँ तब तक। ऐसा जवाब देते वो अपनी कमरे की जान बढ़ गया तो जाते ही वो जल्दी से खाना गर्म करके ले आई। तभी कोई नीचे आया। इसने गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा, मगर वहां अबान की जगह मीरब को देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। क्या हो, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा फिर कैसा है, आप क्या सोच रही हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, तुम अबान मेरा मंगेतर है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, इससे ज्यादा जितना दूर रहो इतना ही अच्छा होगा। बलवचे, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे मुकद्दर से दूर रहो। आई समझ, अबान मेरा है, जितना तुम इससे दूर रहोगी इतना ही अच्छा होगा। मीरब, अबान की आवाज पर मीरब ने इसे देखा और फिर एक नजर पलवशे को देखा। वो अबान के बराबर से गुजरती चली गई। अबान परवेशी को वहीं छोड़े तेजी से ऊपर इसके कमरे में आया। क्या कुछ फजूल बोला है? इसकी वजह दोगी मुझे? मैंने इससे कुछ नहीं कहा जिसकी मुझे वाज़ेह देनी पड़े। मीरब, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? अबान, तुम और मैं निकाह में बनने वाले हैं और तुम मुझसे एक गैर लड़की के लिए सवाल जवाब कर रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने अभी परवेश से कहा वो ठीक नहीं। तुमने, वो मुझसे छोटी है, तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा? अबान को समझ नहीं आ रहा है क्या कहे। मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा, तुम्हें गलत लगा तो जाओ अपनी चहेती के पास कहीं बैठकर रो रही होगी। इसे कहते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। बान के लब बेच कर खुद को रिलैक्स किया। मेरे हाथ पार करने लगी थी। इसका रवैया बान को परेशान कर रहा था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्या करे, किससे बात करे। सच झटकते हुए नीचे बलूशा के पास आ गया था। यकीन था वो रो रही होगी और हुआ भी यही था। दोनों इस वक्त बालकनी में खड़े थे। चांद की चांदनी ने इन दोनों पर अपना साया हुआ था। माफी मिल गई मुझे या नहीं? आलम ने एक उम्मीद से इसे देखा और आसमान की जानब सर उठाए चांद को तक रही थी। मैं अब आपको माफ कर दूंगी अगर अगर आलम ने पेशानी से इसे देखा, अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे। इसकी बात पर हौसले से मुस्कुराए। तुम रखोगी ना मेरा ख्याल? और मैं तुम्हारे यही वादा किया था ना कि हमने। इसका था मैं उसके चेहरे पर निगाहें महसूस करते सरगोशी करते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। वादा और दावे तो अब पुराने हो गए। जब कम बदल गए तो इन वादों को भी बदल देना चाहिए। ठीक है, फिर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं हर चीज़ की। हम क्यों नहीं? अपना हाथ आलम की गिरफ्त में देख मुस्कुराए। कभी इन सब के ख्वाब देखे थे इसने? माही आने अपने बाल मत कटवाना है। इसके बढ़ते हुए बालों को मिट्टी में थामे वो इन्हें देख रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है, मुझसे तुमसे इश्क है, तो फिर तुमसे जुड़ी हर शय से मोहब्बत करना मुझ पर फर्ज हो गया है। इसकी बुरी आंखों में उंगलियां फेरे वो इसकी आड़ से बहते आंसू को अपनी पुरुष से चुन गया। माजी अच्छा भी था और दर्दनाक भी, लेकिन मुस्तकबिल रोशनी होगा। हमारा साथ यूं ही रहेगा, अब मौत ही हमें अलग कर सकेगी। आलम मौत की बात, इसने हफ्की से आलम को देखा जो उसके पूरे गालों को देखता है। इसे अपने साथ लगा गया। बाहर इनके आंगन में उतरी थी। तलहियों के मौसम चट्टे थे और सब इनकी गिर्द मोहब्बत रक्सा थी। तवील मसाफत के बाद इन दोनों ने माजी को छोड़ा था। एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़े थे। माजी इन्होंने कहीं पीछे छोड़ ही दिया था, अब बस इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। आलम, रो आ जाएगी भाभी, क्यों इतने बेचैनी से हैं? आलम के बार बार घड़ी देखने पर बाजर ने इसे शरारत से कहा, जिस पर उसी आंखें दिखा है। माही घर गई थी और आज इसे आना था और उसे लेने जाने वाला था, मगर माही ने इसे साफ इनकार कर दिया। वो पलवशे और बान के साथ वापस आ रही थी। इंतजार की तवील घड़ियां बाद बारात आएगी। पलवशे इसके साथ ही, न जाने क्यों आलम को वो बुझी बुझी सी लगी थी। पलवशे, क्या हुआ? इसे सीने से लगाए वो नरमी से पूछ रहा था, जिस पर नफी में सर हिला गई। मगर वो बाई था, कैसे मुतमईन होता? वो तो जाता भी नहीं था पलवशे इतनी दूर जाए, मगर बनफिशा की वजह से वो कुछ नहीं कह सका। अबान के जाने के बाद वो कमरे में आया तो माही सारा सामान बेड पर बिखरे बैठी थी। या अल्लाह, माही जी आलम, इतने कपड़े कहाँ जाएंगे? अलमारी में, और आपके कपड़े बाहर। शरार से कहते इसने नक्शाई। ठीक है भाई, गरीब शोहर की तो कोई इज्जत ही नहीं ना। बिल्कुल है, क्यों नहीं? लगता नहीं, आंखें घुमाओ था। उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। इसे हंसते देख एक सुकून सा इसके दिल में उतरा था। पलवशे इस नाम की पुकार पर इसने सर उठाकर आलम को देखे। क्या हुआ है, कुछ परेशान हो? इसके पास बैठे हुए नरमी से इससे पूछ रहा था। पलवशे ने एक नज़र अपने भाई को देखा और फिर नाम में सर हिलाया। कुछ नहीं भैया। फिर इतनी खामोश क्यों लग रही है? बस सफर की थकन है तो आराम करो, यहाँ क्यों बैठी हो? इसके लिए मुतफिक्र था। पलवशे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कितनी ख्वाहिशें थी कि इसके भाई इसके पास आए, इससे प्यार करे, आज दुआ कबूल होगी थी। सो जाओ और अगर कोई बात करें तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। तुम्हारा भाई तुम्हें जज नहीं करेगा भैया। दरवाजा तक जाते हुए पलवशे की पुकार हो रखा, मैं एक अच्छी लड़की हूँ ना? बिल्कुल, वो जानता था
کچھ ایسا ہے جو اسے پریشان کرا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھا؟ میرب کہتی ہے میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ پلوشی کی بات اور اس کا دماغ بگ سے اڑا۔ میرب کا نشانہ اس کی معصوم بہن تھی، وہ کچھ بھی بولتی اس کی باتوں میں دھیان مت دینا، کبھی تم شہزادی ہو میری، ہمیشہ رہو گی۔ ابان کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ بھابھی کو بتائیے گا وہ ابان سے محبت بھی نہیں کرتی، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ آ گیا، وقت آ گیا تھا ماہی کو سب بتانے کا وقت۔ سیاہ آسمان نے پورے آسمان پر اپنا ڈیرا جمایا گیا تھا، وہ متفکر سی، کبھی آسمان کی جانب دیکھتی تو کبھی گھڑی کی جانب۔ عالم کس کام سے باہر نکلا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ دل میں ہزاروں وسوسے لیے وہ لاہر کمرے سے باہر نکلی، اس کا رخ بازار کے کمرے کی جانب تھا، مگر سینے پہ بیٹھی پلوشے کو دیکھ ماہی کے قدم رکے۔ پلوشے اپنے نام کی پکار پر آنسو ساکھ کر سیدھے ہو کے بڑی، کیا ہوا پلوشے، رو رہی ہو تم؟ نہیں تو بھابھی، ایسا تو کچھ نہیں۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ماہی کو اپنا عکس لگی۔ پلوشے مجھ سے شیئر کر سکتی ہو تم؟ بھابھی میں بری نہیں ہوں نا، پلیز آپ سب کو بتائیں گی یہ بات؟ اس کی بات اور ماہی الجھی، کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں، بس آپ وعدہ کریں، کوئی آپ کہے کہ میں بد کردار ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ کس نے کی ہے یہ بکواس تمہارے ساتھ، مجھے بتاؤ پلوشے۔ مجھ سے کسی نے کچھ؟ تم چاہتی ہو میں عالم کو بلاؤں؟ نہیں پلیز نہیں، تو بتاؤ مجھے۔ ماہی کی ضد پر اس نے اپنی میرب کے ساتھ ہونے والی ساری بات ماہی کی کوشش سے گزار دی۔ اس رات وہ ابان سے ٹیوشن لے کر فارغ ہوئی تھی، ابان کی ویڈیو کال پر میٹنگ تھی، اسی وجہ سے وہ اسٹڈی میں تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، تبھی میرب وہاں آئی۔ آپ یہاں؟ بڑی بد کردار ہو بھائی، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، میں نے کہا تھا نا ابان سے دور رہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی؟ اور آپ کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس لیے کیونکہ تم جیسی ڈیٹ لڑکی انسانوں کی زبان سمجھتی نہیں ہے۔ اب تو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گی، میں دفع ہو جاؤ اس گھر سے، ورنہ ایسا بدنام کروں گی نہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوگی۔ اس کا منہ مٹھی میں دبوچتے وہ گھبرائی تھی۔ بس بہت ہو گیا آپ کا، اگر میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کرتی جائیں اور کچھ بھی بولتی جائیں۔ آج میں آپ کی ساری باتیں سب کو بتاؤں گی، پھر میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ اپنا آپ میرب سے چھڑوا دی باہر کی تانے، مگر تبھی اس کے بازو میرب کی ساتھ گرفت میں آیا۔ سب کو بتانے سے پہلے جو میرے پاس ہے وہ نہیں دیکھنا چاہو گی؟ میرب کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، پلوشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد مہری دوری۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی ہمت کی داد تھی، میرب نے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے لڑایا، جسے دیکھ کر پلوشے کی آنکھ پھٹی تھی۔ اس کی اور ابان کی تصویریں جنہیں بہت برے اینگل سے لیا گیا تھا۔ جاؤ تم شور کرو، میں بھی یہ سب کو بتا دوں گی کہ تم اور ابان میرے پیٹ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، اور جب تمہیں رکھنے کا کہا تو تم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ رکنے کا وہ پوری تیاری سے بیٹھی تھی، پلوشے کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ ویسے تمہارا آنا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، فی الحال تو ابان سے دور رہنا کیونکہ وہ میں گئے تھے۔ ہاں، میں جب اسے چھوڑ دوں گی تو اپنا لینا اسے۔ ویسے بھی تم دونوں بہن بھائیوں کی عادت ہے دوسروں کو جھوٹا کھانے کی۔ ارے نہیں نہیں، صرف بہن نہیں، تمہاری تو ماں بھی دوسروں کو جھوٹا۔ میرا وہ ایک دم چہلائی جس پر میرے پا کہہ گونجا، کل آ رہی ہے نا تمہاری طلاق یافتہ بھابھی، چلی جانا اس کے ساتھ اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہو۔ اسے دھمکی دیتے وہاں رکی نہیں تھی، اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، وہ ڈر ہو چکی تھی، اسے انجام کی اب پرواہ نہیں تھی۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ اگر اس ناول کی آپ پچھلی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی فیڈرز کے اندر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں مل رہی، مشکل ہو پیش آ رہی ہے، تو پلے لسٹ کے اندر میں ایک پلے لسٹ بنا لوں گی، وہاں سے بھی آپ جا کے اس کی ساری ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہو۔ ملتے ہیں ایک اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔